गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है, फ्रिक्शन। एग्जैक्टली जब भी हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो दो तीन चीजें हमें बिल्कुल तुरंत से समझ आ जानी चाहिए कि फ्रिक्शन है क्या। देखिए, फ्रिक्शन हमेशा एक ड्रैगिंग फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। अगर किन्हीं दो सरफेस के बीच में मोशन हो रहा है या होने वाला है तो उस मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स लगता है जो हमेशा इंपेंडिंग मोशन को या होने वाले मोशन को अपोज करता है। उसे हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें फ्रिक्शन के बारे में ही डिस्कस करना है। एक वर्ड हम लोगों ने अभी यूज किया, इंपेंडिंग। इंपेंडिंग का मतलब होता है होने वाला। तो देखिए, फ्रिक्शन क्या है, इसको यहां हमने डिफाइन कर रखा है। व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स और टेंड टू मूव। देखिए, मूव करती है या मूव करने की टेंडेंसी रखती है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर या किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, तो हमेशा एक फोर्स इफेक्ट में आता है जो पैरेलल टू सरफेस होता है। इस चीज को मैं ऐसे समझूंगा, मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई सरफेस है या एक कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर दूसरी कोई बॉडी मान लीजिए ये प्लेस की हुई है। अब अगर ये दूसरी बॉडी यहां इस डायरेक्शन में या तो चलने की टेंडेंसी रखती है या चल रही है, यानी इन दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो निश्चित रूप से इन दोनों सरफेस के बीच लगेगा और पैरेलल टू सरफेस लगेगा। तो बच्चों, ये चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये पैरेलल टू सरफेस होगा। ऑलवेज मोशन या इंपेंडिंग मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और हमेशा मोशन को ये अपोज करने की कोशिश करेगा। अब इसको डिफाइन को हमें कैसे लिखना है, एग्जाम में ये चीज हमने यहाँ पे समझाई हुई है डियर स्टूडेंट्स। whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact। जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके पैरेलल होगा, अपोज टू रिलेटिव मोशन। दिस अपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शन या कॉल्ड फ्रिक्शन। अब ये डायग्राम हमने यहाँ दिखाया है। स्टूडेंट्स, आप भी अपने एग्जाम में अगर डायग्राम्स प्रॉपर बना करके आते हैं तो आपको कंपैरेटिवली आसान से मार्क्स मिल जाते हैं और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ देखिए, दो बॉडीज हम लोगों ने दिखाई। एक बॉडी ये ऊपर दिखाई हुई है, दूसरा ये सरफेस नीचे दिखाया हुआ है। इसके ऊपर ये मेरा कांटेक्ट सरफेस है। अब जब मैं बॉडी को टेंडेंसी दूंगा इधर मोशन करने की, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट लगेगा और कहां लगेगा, जो कांटेक्ट सरफेस है वहां लगेगा। और कांटेक्ट सरफेस में भी पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस होगा। अगर मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे कोई बॉडी रखी हुई है और ये ऐसे टेंडेंसी रखती है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल इस डायरेक्शन में लगेगा। ये बात मुझे यहां समझनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने दोनों तरफ डायरेक्शन लेकर के ये डायग्राम बनाया हुआ है कि अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां लगेगा, और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां लगेगा। दो ही बातें यहां समझनी है, एक तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, दूसरा पैरेलल टू सरफेस होगा जो भी मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब जब कॉन्टैक्ट सरफेस की बात आती है तो मुझे यहां कहीं ना कहीं ये समझना है कि एपिरेंट कांटेक्ट एरिया क्या है और एक्चुअल कांटेक्ट एरिया क्या है। ये बात डियर स्टूडेंट्स मैं यहां समझने की कोशिश करता हूं। देखिए, बड़ा मजेदार सा केस है, क्या जरा देखें। जब भी हम किन्हीं दो बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं, जस्ट लाइक मैंने एक हाथ के ऊपर ये दूसरा हाथ अपना प्लेस किया हुआ है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये एक बुक के ऊपर मैंने दूसरी बुक को प्लेस किया हुआ है। दो सरफेस अलग अलग है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो सरफेस मेरे को बिल्कुल स्मूथ दिख रहे हैं, बिल्कुल चिकने दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चिकने हैं नहीं, स्मूथ है नहीं। जब मैं इनको किसी माइक्रोस्कोप से देखता हूं तो इस माइक्रोस्कोप से देखने पर इनके बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं, जस्ट लाइक दिस। ऐसे इरेगुलरिटीज होती हैं जो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाती हैं। तो ये इरेगुलरिटीज को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये इरेगुलरिटीज हैं। नीचे वाले सरफेस की बात मैं करता हूं तो ये ऐसे जिगजैग है, ऊपर वाले सरफेस की बात करता हूं तो ये जिगजैग है। जरा हम लोग देखेंगे,
अब इसमें देखिए जो एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये पूरा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, दोनों का जो भी कॉमन मिनिमम एरिया है, ये तो एपरेंट एरिया हो गया। और एक्चुअल एरिया की बात करूंगा तो देखिए यहां पर ये कांटेक्ट एरिया दिख रहा है, यहां पे कांटेक्ट एरिया दिख रहा है, ये कांटेक्ट एरिया दिख रहा है, ये कांटेक्ट एरिया दिख रहा है, ये कांटेक्ट एरिया दिख रहा है। तो इन कांटेक्ट एरिया का जो सम है, जो एडिशन है, वो मेरा एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा। तो एक्चुअल में जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट हम लोगों को दिखाई देता है उतना होता नहीं है, उससे कम होता है बिकॉज ऑफ दीज इरेगुलरिटीज। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में जो कॉज है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने के पीछे जो कारण है उसमें कहीं ना कहीं ये इरेगुलरिटीज का कॉन्सेप्ट है। इन इरेगुलरिटीज की वजह से ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्यों लगता है, कैसे लगता है, देखें जरा। यहां हम लोगों ने पहले डिस्कस करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के टाइप्स को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के टाइप्स की जब मैं बात करता हूं तो इसमें 3 तरह के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे को मिलते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। इनके नाम से ही पता लगता है, स्टैटिक का मतलब व्हेनेवर टू सरफेसेस आर इन रेस्ट, मोशन में नहीं है लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन है, चलने की कोशिश कर रहे हैं या टेंडेंसी ऑफ मोशन है, इंपेंडिंग मोशन है, उस समय इनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, जो मोशन को अपोज करेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एट द वर्ज ऑफ मोशन, बॉडी चलने की कोशिश कर रही है, अभी चली नहीं है लेकिन बिल्कुल चलने वाली है, बिल्कुल बस अगले ही इंस्टेंट पे चल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी या रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, तो दैट इज वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन। जिस समय एट द वर्ज ऑफ मोशन होता है दो सरफेस के बीच में, उस समय लगने वाला जो अपोजिंग फोर्स है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर काइनेटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल क्लियर है कि दो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, जिस समय रिलेटिव मोशन हो रहा है उस समय जो अपोजिंग फोर्स होगा, ड्रैगिंग फोर्स होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं समझता हूं इन तीनों तरीके के फ्रिक्शन के बारे में आपको पता लग गया होगा, क्या होता है, कैसे होता है। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, डिफाइन की बात करते हैं। तो जो भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अभी आपको बताया था उन्हीं चीजों को डिफाइन कर रखा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कब होती है, जब इंपेंडिंग मोशन का कॉन्सेप्ट आता है हमारा, तो हम लोग इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जिस समय हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उस समय हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम कंडीशन होगी उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अभी हम लोग ग्राफ आगे डिस्कस करेंगे, उस ग्राफ से ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा से मैं करता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली दो सरफेस के बीच में लगने वाला ड्रैगिंग फोर्स है। जब कोई बॉडी इंपेंडिंग होती है, मोशन करने के लिए तैयार होती है, मोशन हो नहीं रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन एट द वर्ज ऑफ मोशन है, जस्ट इंस्टेंट के बाद में मोशन शुरू हो जाएगा या होने वाला है, तब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक फ्रिक्शन को एफएस से हम लोग डिनोट करते हैं और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको हम लोग जनरली एफएल से डिनोट करते हैं, आगे कभी आ जाएगा। अब आगे बात हम लोग करेंगे स्टेट ऑफ स्टडी। जब हम लोग इसको और आगे डिफाइन करते हैं, तो अगर मान लीजिए बॉडी मोशन में है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, मोशन कैसा है मेरा, कांस्टेंट स्पीड के साथ में है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में है, तो उस समय जो लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। यहां बस हम लोगों को यही बात ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन तो हो रहा है, किसके लिए, डायनामिक फ्रिक्शन के लिए या काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। दो बॉडीज के बीच में मोशन तो हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफेक्ट में आ रहा है, लेकिन इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। यहां हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि एक्सेलरेशन जीरो है, स्टेट है स्टडी मोशन की, तो उस स्थिति में जो भी फ्रिक्शन लगेगा उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे। अगेन यहां नाम से क्लियर हो रहा होगा। फ्रिक्शन के कॉजेज को जानने की कोशिश करें तो ये डायनामिक फ्रिक्शन कहलाएगा, और सिर्फ हम फ्रिक्शन को पढ़ते हैं तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। काइनेटिक और डायनामिक में छोटा सा डिफरेंस होता है, काइनेटिक में हम कॉजेज को डिस्कस नहीं करते जबकि डायनामिक में हम लोग कॉजेज को डिस्कस करते हैं। दोनों स्टेट सेम होगी क्या, जब दो सरफेस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, कब, जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन है। और रिलेटिव मोशन कैसा है, स्टडी स्टेट वाला है, यानी इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। आगे हम लोग पढ़ते हैं
आगे वो कहता है व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, जो बॉडी के ऊपर हम लोग अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं इसको आगे ले जाने के लिए, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था कौन सा था, काइनेटिक फ्रिक्शन था, ये वैल्यू कम हो जाए तो नो डाउट बॉडी आगे चलना शुरू कर देगी। फिर हम लोग एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, क्या, F माइनस एफ के अपॉन एम, दैट इज अ रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ये फिर हमें इस बॉडी का एक्सीलरेशन भी दे देगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। इस समय हमारा एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही एक इक्विलिब्रियम सी स्टेट होती है कि हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, जब हमारी बॉडी स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन में है। लेकिन अगर स्टेडी स्टेट में नहीं है, स्टेडी स्टेट में नहीं है, लगाया हुआ फोर्स ज्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, तो नो डाउट एक नेट फोर्स आ जाएगा, उस नेट फोर्स को बॉडी के मास से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा। उस समय मैं इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कह तो सकता हूं, लेकिन इंस्टेंटेनियस काइनेटिक फ्रिक्शन कहूंगा, जिस समय एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। मेरे सिलेबस में या स्टैटिक काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन है, डायनामिक फ्रिक्शन है, लेकिन वो कैसा है, इंस्टेंटेनियस है, पर्टिकुलर किसी टाइम पे है। आगे बात करना चाहेंगे ये जो अभी हम ग्राफ की बात कर रहे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ आप लोगों के एग्जाम में 100% आना ही आना है, यहां कहीं कोई संशय नहीं है। ये जो बॉडी के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसके और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके बीच में ग्राफ है। मैं यहां फिर एक डायग्राम बना देता हूं डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये कोई एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी के ऊपर मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया, ये अप्लाइड फोर्स को मैं यहाँ पे कैपिटल F कह रहा हूं, जो मैंने एक्स एक्सिस पे ले रखा है। अब नो डाउट इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा, जिसे मैं स्मॉल f से कह रहा हूं या FR से कह देता हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या FF से कह देता हूं। नोटेशन है, आपको पूरा एक बार नाम लिखना है, फिर उसके बाद में नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये अप्लाइड फोर्स और लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इनिशियली बॉडी रेस्ट में है तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां से धीमे धीमे करके मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, इस पर्टिकुलर पोजीशन तक जहां तक मैक्सिमम वैल्यू होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, इसे मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहता हूं। जहां तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है वहां तक ये सेल्फ एडजस्टिंग है, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर स्थिति में जब बॉडी मेरी एट द वर्ज ऑफ मोशन होगी, बॉडी जस्ट चलने वाली होगी, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसको मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता हूं। तो अगेन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ इंस्टेंटेनियस फ्रिक्शन। इस जगह पे क्या है, ये इंस्टेंटेनियस फ्रिक्शन है, एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्रिक्शन है, जिसको मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहा हूं। इसके बाद अगर मैं अप्लाइड फोर्स की बात करता हूं तो नो डाउट मुझे थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ेगा और बॉडी एक स्टेडी स्टेट में मोशन करेगी, यानी विदाउट एक्सेलरेशन मोशन करेगी। जब विदाउट एक्सेलरेशन मोशन करेगी तो उसके ऊपर जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, जो कि अपने आप में कांस्टेंट बना रहेगा, उसे मैं काइनेटिक फ्रिक्शन कहूंगा। तो एग्जैक्टली यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, और यहां से यहां तक जहां तक मेरे को ये लीनियर ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन की बात मैं कर रहा हूं, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं समझता हूं अब तीनों तरह के फ्रिक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। बॉडी जब रेस्ट में है, बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन है, और जब बॉडी ने मोशन शुरू कर दिया बिना किसी एक्सेलरेशन के। तीसरा केस काइनेटिक फ्रिक्शन का, दूसरा केस लिमिटिंग फ्रिक्शन का, पहला केस स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन यहां से मेरे को पता लग रहा है क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है। जितना मैं अप्लाइड फोर्स लगाता हूं उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन इफेक्टिव होता है। तो इसकी मेजरमेंट जो मैं करूंगा वो कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स की टर्म्स में ही करूंगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम में आना ही आना है 100%, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब फ्रिक्शन को गवर्न करने वाले कुछ लॉज की बात हम लोग करेंगे, और फिर इन लॉज को डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शंस के लिए अलग अलग पढ़ाएंगे। बड़ा आसान सा, बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है। जरा देखते हैं बच्चों क्या है, कैसे है। सबसे पहला लॉ किसके लिए है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने एक स्टील ले लिया, दूसरा इसके ऊपर मैं वुड ले लिया, तो स्टील की और वुड की जो नेचर होगी
उस नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मान लीजिए मैंने स्टील के ऊपर स्टील ले लिया, तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला लॉ हम लोगों ने जो पढ़ना है वो लेना है नेचर ऑफ सरफेस को लेकर के। फिर इसके बाद में है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो टेंजेंटियल टू सरफेस लगता है। जो भी मेरे पास दो सरफेस हैं इनके टेंजेंटियल, ये वाला अगर मोशन की डायरेक्शन ये है, इंपेंडिंग मोशन इस डायरेक्शन में है, तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वो टेंजेंटियल टू सरफेस होगा। इस बात को हमने पहले पैरेलल कहा था, अब यहाँ पे टेंजेंटियल कह दिया है, बात एक ही है। दूसरी तरफ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, ये बात भी हम लोग बता चुके हैं। जो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी उसी को हम लोग एक तरीके से लॉ की फॉर्म में यहां डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ना चाहेंगे जो हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, वो कहता है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। हाँ यस, देखिए ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो नेचर ऑफ सरफेस के बारे में पढ़ा है और नीचे हम लोग सरफेस एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, नेचर डिफरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि जो कांटेक्ट एरिया है वो हमारा अलग अलग हो सकता है। तो यहां ये थर्ड लॉ में ये बताता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कांटेक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इस बात को मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक बुक है, अब मैं इस बुक को ऐसे करके आगे ले जाने की कोशिश करता हूं सरफेस के ऊपर। दूसरी बार उसी सरफेस के ऊपर मैं इस बुक को इस तरह से रख लेता हूं और अब आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। तीसरी बार मैं उसी सरफेस के ऊपर मैं बुक को कुछ इस तरीके से रखने की कोशिश करता हूं और ऐसे रख करके अब इसे आगे ले जाता हूं। तो देखिए यहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट काफी कम है, यहां एरिया ऑफ कांटेक्ट काफी ज्यादा है, और यहां तो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ही मेरी बुक जो है आगे टेंडेंसी रख रही है चलने की। तो तीनों केसेस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम होगा, यानी जो कांटेक्ट एरिया है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात वो आपको यहां बताना चाह रहा है, जो निश्चित रूप से आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे तो बिल्कुल सही मिलेगा। इस केस में, इस केस में और इस केस में, तीनों ही केसेस में आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम मिलेगा, यानी जो कांटेक्ट एरिया है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद हम लोग बात करना चाहते हैं कि जो हमारा चौथा लॉ है वो क्या कहता है। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई कांटेक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है जो बुक थी उसके वेट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स? बुक के वेट के ऊपर। ये मान लीजिए सरफेस था, एक बार मैंने बुक को ऐसे करके खींचने की कोशिश की, दूसरी बार मैंने बुक को ऐसे रखा, अब ले जाने की कोशिश की, तीसरी बार मैंने बुक को ऐसे रखा और ऐसे ले जाने की कोशिश की। तो नो डाउट तीनों केसेस में जो इस बुक का वेट mg है वो तो सेम है, तो नो डाउट जो mg है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अगर मैं देखूं तो वेट mg के ऊपर भी नहीं, इस वेट mg को मैंने इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो नो डाउट वेट mg को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्टिव फोर्स लगेगा। वेट mg काम करेगा नीचे और रिएक्शन फोर्स काम करेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ध्यान रहे जो रिएक्शन फोर्स है वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है। यहां पे भी वेट mg काम करेगा नीचे और जो रिएक्टिव फोर्स है वो काम करेगा ऊपर। यहां पे भी वेट mg काम करेगा नीचे और रिएक्शन फोर्स काम करेगा ऊपर। अब तीनों ही केसेस में जो रिएक्शन फोर्स है वो वेट mg के बराबर है, इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तीनों केस में सेम होगा। तो जो चौथा लॉ है वो यही बात बताता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R। अब ये नॉर्मल रिएक्शन R क्या है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर सपोज ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का वेट mg नीचे काम करेगा और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा जिसे मैं नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानता हूं। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये नॉर्मल रिएक्शन
डायरेक्शन में अपोजिट है वेट mg के, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो mg के बराबर है। तो अल्टीमेटली मैं इस चीज को लिख सकता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहां पे लेकर के आता हूं तो दैट इज म्यू s। म्यू स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक है, इसलिए म्यू s लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, म्यू s इक्वल्स टू फोर्स अपॉन रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। आपका मन है इसको कैसे भी लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखिए या क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखिए या काइनेटिक फ्रिक्शन लिखिए, तीनों के लिए सेम केस है। बस आपको जब स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू s नोट करना होता है, जब लिमिटिंग है तो म्यू l करना होता है, और जब काइनेटिक है तो म्यू k करना होता है। बाकी फॉर्मूला आपको तीनों केसेस में सेम मिलेगा। तो आई होप सो चारों लॉ हम लोगों को क्लियर हो गए। पहले लॉ में ये था कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे लॉ में ये था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट टू इंपेंडिंग मोशन होता है और टेंजेंटियल टू सरफेस होता है। और तीसरे में यह था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कांटेक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और चौथे में यह था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ये बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए, तो जो चीजें हम लोगों ने यहां पे पढ़ी हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, कुछ वैसी ही मिलती जुलती चीजें हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लॉज की बात हम करते हैं तो ऑलमोस्ट लॉज जो है वो हमारे सेम है, बस एक दो चीज थोड़ी सी डिफर होगी डियर स्टूडेंट्स। उस डिफर चीज को हम लोग यहां कंसीडर करते हैं। सबसे पहला है द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन। ये बिल्कुल अपने आप में ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, अगेन जो भी हमारे कांटेक्ट सरफेस है उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, सेम है। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये दूसरा लॉ भी बिल्कुल अपने आप में सेम है कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी बात यहां मजेदार है वो है डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। दो सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए ये रोड है और इस रोड पे मान लीजिए ये कोई एक कार है, आइडेंटिकल एक कार ये है, ये सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ये सपोज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो देखिए जो रोड और टायरों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन है वो इस केस में और इस केस में सेम होगा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं जो रोड और टायर के बीच में लग रहा है, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं जब हम कार ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें कई बार बताते हैं कि हाई स्पीड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, हाई स्पीड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, लेकिन उसका इस वाले फ्रिक्शन से कोई कंसर्न नहीं है। जो रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन है ये तो सेम ही लगेगा, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी हो। अब जो पेरेंट्स कहते हैं कि हाई स्पीड में कार चलाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, उसके पीछे जो रीजन है वो है इसके ऊपर लगने वाला विस्कस ड्रैग, किसका, एयर का। जो हवा का ड्रैग लगता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो रोड और टायर के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी हो, 50 किलोमीटर पर आवर हो या 100 किलोमीटर पर आवर हो, कैसी रहेगी, यहां पे सेम रहेगी। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पढ़ लिया। द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी प्रोवाइडेड दैट वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। अब देखिए यहां मैंने इसको 50 किलोमीटर लिया, इसको 100 किलोमीटर लिया, ना तो ये बहुत ज्यादा है वैल्यूज, ना बहुत कम है। ऐसा उसने क्यों लिखा है, इसके पीछे और भी कई सारे रीजन है। एक तो मैंने एयर ड्रैग वाला, विस्कस ड्रैग वाला कॉन्सेप्ट दे दिया। दूसरा क्या है कि जब हम हाई स्पीड में कार को चलाते हैं तो जो भी रोड में कर्वेचर होती है या जो रोड में माउंट और बम्प होते हैं या कहीं ऊंचा नीचा होता है, उसकी वजह से कई बार कार हमारी उछल के चलती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो ऊपर उठ जाती है, या उसके नीचे जो एयर आ जाती है उसकी वजह से बर्नौली थ्योरम, कई सारे प्रिंसिपल्स हम लोग लगाते हैं, तो वो कार जो है हमारी कंपैरेटिवली हायर स्पीड में रोड से थोड़ा ऊपर उठ के चलना शुरू कर देती है। उस स्थिति में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा
कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, बॉडी का इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। तो वो हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडीज का कॉन्सेप्ट है, मोर स्टडी मोर कॉम्प्लेक्शंस। इसलिए बच्चों अगर आपका इंटरेस्ट है फिजिक्स में, आप ज्यादा पढ़ सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं लगती है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। आपके जो भी दिमाग में क्वेश्चन आता है आप इंडिविजुअली डिस्कस कर लीजिए। लेकिन यहाँ सीबीएसई 11th के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आगे की बात जो दे रखी है ठीक है, आप लिख देते हो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखते हो तब भी चलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो तीनों लॉ आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। देखिए लिमिटिंग और स्टैटिक के लिए ये तीसरे वाला लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होती नहीं है, वहां तो इंपेंडिंग मोशन होता है। Next, the value of kinetic friction is directly proportional to reaction. देखिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जैसे हमने ऊपर अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात की थी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात की थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहां हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन के। तो आई होप सो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर पढ़ा है। क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आता हूं दैट इज म्यू के, ऊपर ही मैं ये बात समझा चुका हूं आप लोगों को कि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के लोगे, स्टैटिक है तो म्यू एस लोगे, लिमिटिंग है तो म्यू एन लोगे। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, म्यू के इज इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। इस बात को मैं थोड़ा सा और आपको एलोबरेट करना चाहूंगा, आगे इसकी जरूरत हम लोगों को फिर पढ़ने वाली है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये मेरे पास एक नॉर्मल सरफेस है, ये मैंने ले लिया। अब इसका वेट mg नीचे काम करता है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर वेट mg के अपोजिट डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन होगा और ये एंगल होगा 90। अब मान लीजिए इस चीज को मैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे ले लूं, मान लीजिए ये मेरा कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर मैं बॉडी को ले लूं, तो इस बॉडी का वेट जो काम करेगा वो तो यहां काम करेगा, क्या? परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ, या मैं कह सकता हूं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों अब यहां पे होगा, इसका नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है। यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है हमेशा जो भी रेस्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके 90 डिग्री पर होता है। तो दोनों में ध्यान रखना है, यहां तो हम mg को डाल सकते हैं बराबर किसके? r के, लेकिन यहां पे हम mg को इस r के बराबर नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। फिर हम क्या करेंगे, अभी आगे जरूरत पड़ने वाली है, हम लोग क्या करते हैं इसको हाइपोथेटिकली आगे बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है, ज्योमेट्री से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को। अब इस वेट mg का कॉस कंपोनेंट यहां पे आ जाएगा, दैट इज mg cos थीटा। आपको विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर आता ही है, तो अब मैं इस mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन r से कंपेयर कर सकता हूं। तो बच्चों ये अभी आगे हमें पढ़ना है, ऐसा मत कहना कि हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी हमें आगे पढ़ना है, फिर दोबारा से भी इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन समझ लीजिएगा इस केस में नॉर्मल रिएक्शन r के mg के बराबर है, लेकिन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन अलग है और वेट mg का अलग है। तो नॉर्मल रिएक्शन के सामने वेट mg का कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा, तो हम mg cos थीटा को r के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये कहीं ना कहीं इसी डायग्राम से रिजेंबल करेगा। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। पहले डिफाइन की बात करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। डियर स्टूडेंट्स देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन may be defined as the angle which the resultant of limiting friction and normal reaction, यानी जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जो नॉर्मल रिएक्शन है इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा उसे हम लोग कहते हैं क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स एक नॉर्मल सी फिगर हम लोग यहां कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारे पास में सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, इस बॉडी के ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी डायरेक्शन ये है। नो डाउट ऐसी स्थिति में जो मेरा इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ये होगा। अब जरा देखिए वेट mg काम करेगा नीचे, वेट mg के जस्ट सामने है नॉर्मल रिएक्शन r,
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज द एंगल बिटवीन व्हाट, देखिए, the angle of friction may be defined as the angle which resultant of limiting friction and normal reaction makes with normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन के साथ में नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, तो पहले मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, इनका रिएक्शन आ गया, ये इनका रिजल्टेंट आ गया ये। तो पहले मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिया, नॉर्मल रिएक्शन को लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ये रिजल्टेंट आ गया, यहां पे लिखा भी है रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एफ मैक्सिमम। अब एंगल कहां से देना है, एंगल देना है नॉर्मल रिएक्शन से, तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ में ये एंगल छोटा बन रहा है थीटा, इसी छोटे एंगल थीटा को मैं कहता हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, एक मेरे को लेना है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा लेना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, जो रिजल्टेंट है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल थीटा है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आई होप सो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी लिख के दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए यहां से थीटा हमने निकाला, तो दैट इज एफ मैक्सिमम ओवर आर। यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह से मैं कह सकता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन, दो लाइन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको यहां से निकाल के दे सकते हैं। Our next topic is angle of repose। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। मजेदार सा केस है, इसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये एक बॉडी रेस्ट कर रही है। अब अगर मैं इस सरफेस को क्या करता हूं, इंक्लाइन करता हूं, इस सरफेस को ऐसे करके झुकाता जाता हूं, इंक्लाइंड करता हूं। इंक्लाइन करने पे एक पर्टिकुलर एंगल पे आकर के ये बॉडी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन होगी, चलना शुरू नहीं किया, जस्ट चलने वाली है। तो ये जो मेरा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, जिस पे बॉडी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन है, इस एंगल को मैं एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानता हूं। एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन कैसे करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ये बात हम लोगों ने यहाँ पे दी हुई है। पहले मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम डेफिनेशन एग्जाम में कैसे लिखनी है ये बात समझेंगे। डियर स्टूडेंट, ये कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये मेरे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस सरफेस के साथ में ये दूसरा सरफेस लगा हुआ है जो अभी मैंने बना के दिखाया था, इसके ऊपर ये कोई बॉडी प्लेस किया हुआ है। अब मैं इस एंगल को, ये वाला जो एंगल फाई है, इस एंगल को धीमे धीमे करके बढ़ा रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर आकर के ये बॉडी जस्ट चलना शुरू करती है या एट वर्ज ऑफ मोशन होती है। तो जिस पर्टिकुलर एंगल पे एट वर्ज ऑफ मोशन होती है, उसी एंगल को, उसी स्लोप को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानते हैं। अब जरा इस फिगर को हम और क्लियर करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी ऊपर दिया था। ये मेरे पास कोई बॉडी है, तो ऑब्वियसली इस सरफेस के ऊपर जब मैं बॉडी को प्लेस करूंगा तो इसका वेट mg ये काम करेगा। वेट mg हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होगा, या ये मैं कह सकता हूं कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया था, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दोनों में से कोई भी बात मैं समझ सकता हूं। वेट mg सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी को ये सरफेस एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा और वो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन कहलाती है। नॉर्मल रिएक्शन यहां से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ये होगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब देखिए इस नॉर्मल रिएक्शन को वेट mg के साथ में डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूं, सिमेट्री से देखता हूं। एक छोटा सा होमवर्क आपको दे देता हूं, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि यहां पे अगर एंगल मैंने फाई कहा है, तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। ये किस किस के बीच है, एक तो ये वेट mg है
और दूसरा जो नॉर्मल रिएक्शन था इसी का लाइन ऑफ एक्शन है जिसको मैंने आगे बढ़ा दिया है। तो ये फाई और ये फाई दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों होंगे जरा ये बात आप घर से सोच के आइएगा। चलिए अब अगर मैं इस वेट mg की बात करता हूं, इधर मेरे को ये एंगल फाई दे रखा है, तो इसका एक कंपोनेंट मैं यहां निकाल सकता हूं जिसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहता हूं, दैट इज mg cos फाई। अब mg cos फाई से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए और बीच में रिजल्टेंट को लेते हुए दूसरा मेरे पास कंपोनेंट आ जाता है mg sin फाई, जिसे मैं वर्टिकल कंपोनेंट कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे लिए ये आसान हो गया कि मैं नॉर्मल रिएक्शन को यहां से बराबर लिख सकता हूं mg cos ऑफ थीटा के। 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया था, थीटा या फाई जो भी आपने एंगल ले रखा है। अब जरा देखिए, ये तो दोनों मेरे बैलेंस हो गए कंडीशन में, लेकिन अब जो नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है mg sin फाई, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? अगर इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा तो बॉडी मेरी नीचे स्लाइड हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा है कि बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, अभी चली नहीं है, जस्ट चलने वाली है। इसका मतलब यहां इन सरफेस के बीच में ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानता हूं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसे लिमिटिंग कह सकता हूं। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसको मैं FL कह सकता हूं, FF कह सकता हूं, ये बराबर होगा mg sin ऑफ फाई के। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 लिख दूं तो ऑब्वियसली यहां पे आ जाएगा tan फाई और यहां पे आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा FL ओवर R। तो देखिए tan फाई, जिसको मैं एंगल ऑफ रिपोज भी अभी कह रहा था, दैट विल बी इक्वल्स टू FL ओवर R। अगर आपको याद हो तो यही चीज तो हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो इसको म्यू एल हम लोगों ने लिखा था। तो एग्जैक्टली जो एंगल ऑफ रिपोज का tan है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan फाई बराबर होगा मेरा यहाँ पे किसके, लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो इस तरह से मैं इनके बीच में एंगल ऑफ रिपोज और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में भी रिलेशन दे सकता हूं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के आपको यहां से मिलता है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगेन समझ लीजिएगा, अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं आता तो ये सब आपके लिए बेईमानी है, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो उसको इंडिविजुअल क्लास असाइन कराओ, पीछे की क्लास को देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के नाम से ही हमने क्लास डाल रखी है, उसको 2-3 बार देखो और इसको क्लियर करो। तो इस तरह से हमने एंगल ऑफ रिपोज को पढ़ लिया और एग्जाम में एंगल ऑफ रिपोज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये जरा समझना है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए डायग्राम तो हमें देना ही देना है, बिना डायग्राम की तो बात बनेगी नहीं। देन आफ्टर ये हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर रखी है, इट इज मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल। ये इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। क्या? इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का एंगल है जिस पर कोई बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफाइन आपको देनी है, बड़ी आसान सी डिफाइन है, मैं समझता हूं आप इसको लर्न कर लेंगे। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। और जहां तक बात है इसके डेरिवेशन की, तो यहाँ क्लियर लिखा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin फाई के बराबर अभी मैंने समझाया था, और नॉर्मल रिएक्शन mg cos फाई के बराबर। इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो हम लोगों को mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ sin फाई ओवर cos फाई tan फाई के बराबर मिल जाएगा। सेम डेरिवेशन मैं आपको ऊपर करके दिखा चुका हूं, समझा चुका हूं डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सो कि आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, दस द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। तो प्रूव करने के लिए भी अगर आपको आता है तो यही आपने डायग्राम और यही 3 लाइनें लिखनी है, 2 मार्क्स में आपको मिल जाता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों का एक छोटा सा सिनेरियो खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन की। नाम से ही क्लियर है बच्चों, अगर कोई बॉडी एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो उस समय जो ड्रैगिंग फोर्स होगा, उस ड्रैगिंग फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और अगर कोई बॉडी रोल करती है, घूमती है, उस समय अगर कोई ड्रैगिंग फोर्स है तो हम उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कांसेप्ट बिल्कुल आपके सामने है, डायग्राम बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने इधर लगाया, वेट बॉडी का नीचे काम कर रहा है, रिएक्शन ऊपर काम करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू
कॉन्टैक्ट सरफेस, ये मेरे पास क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। अब मैं रोलिंग फ्रिक्शन की बात करता हूं, इसके लिए डायग्राम मुझे पहले देख लेना है डियर स्टूडेंट्स। ये मेरे पास कोई एक व्हील है, किसी भी कार का, बस का, कुछ भी हो सकता है। अब नो डाउट यहां जो सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं रोलिंग फ्रिक्शन कहूंगा। अब रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, समझना है। और रोलिंग फ्रिक्शन के जो लॉज हैं वो थोड़े से फर्क होते हैं। हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। हम बसों में, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में, सब में व्हील्स इसीलिए लगाते हैं, साइकिल में भी व्हील्स हम इसीलिए लगाते हैं कि जब हम लोग साइकिल को खींचेंगे या कार को खींचेंगे तो वो क्या करेगी, स्किड करेगी। स्किड करेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉज करेगा। और जब हम ब्रेक खोल करके यानी ब्रेक हटा करके उसको धक्का देते हैं, ले जाते हैं, तो व्हील्स हमारे रोल करते हैं। जब व्हील्स के ऊपर रोल होता है तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निश्चित रूप से बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसलिए हम लोग जितने भी व्हीकल्स हैं उस सब में व्हील्स को प्रीफर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं जरा मजेदार सा केस। ये मान लीजिए व्हील है और ये व्हील मेरा ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, तो होगा क्या, जो भी व्हील या बॉडी का वेट होगा, जो भी बॉडी का वेट होगा या व्हील का वेट होगा, वो mg नीचे काम करेगा। नो डाउट ये वेट इस कांटेक्ट एरिया के ऊपर काम करेगा जहां पर कि मेरा व्हील और रोड जो है वो कांटेक्ट में है। इस वेट की वजह से रोड में टेम्परेरी माउंट और डिप्रेशंस बन जाते हैं। माउंट का मतलब ऊंचा हिस्सा, और जहां व्हील आ रहा है वहां पे नीचा हिस्सा, जिसको डिप्रेशन कहा है। तो व्हील को हर बार एक माउंट के ऊपर चढ़ना होता है, और निश्चित रूप से जैसे जैसे व्हील आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये माउंट भी आगे बढ़ता चला जाता है। व्हील के आगे आगे चलता रहता है माउंट, तो हमेशा व्हील को इस माउंट के ऊपर चढ़ना होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना होता है। ये कॉज होता है रोलिंग फ्रिक्शन का। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो नेचर ऑफ सरफेस की बात हम लोग कर रहे थे वो यहां पे नहीं लगेगी। यहां पे कितना माउंट बन रहा है, कितना डिप्रेशन हो रहा है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड्स ऑन रोड की क्वालिटी क्या है। अगर मान लीजिए रोड पे बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं हो रहा, माउंट बन ही नहीं रहा, यानी रोड नीचे दबती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से रोलिंग फ्रिक्शन अपने आप से बहुत कम हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम लोग हाईवेज बनाते हैं, रेलवे के ट्रैक्स बनाते हैं, या गली मोहल्ले की सड़कें बनाते हैं, तो उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रोड है, हमारा रोड कितना डिप्रेस होगा, किसी व्हीकल के आने से इस बात को कंसीडरेशन में रखना होता है। उसी के बेसिस पे हम लोग रोड की स्ट्रेंथ को डिजाइन करते हैं। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन के कौन कौन से लॉज हैं, ये बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं? सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि वेट ऑफ द बॉडी का कांसेप्ट है वो यहां पे भी लगेगा। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ रोलिंग। अब देखिए रेडियस ऑफ रोलिंग का जो कांसेप्ट है इसको समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये रेडियस ऑफ रोलिंग क्या है ये जरा मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए ये जो डिप्रेशन और माउंट बन रहे हैं टेम्परेरी, ये जो मेरे पास नीचे शेप बनी है, इसका जो रेडियस होगा, इस रेडियस को मैं कहता हूं रेडियस ऑफ रोलिंग। जितना बड़ा बनेगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा इसका, उतना ही ये माउंट जो है वो कम बनेगा। माउंट कम बनेगा तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कम पड़ेगा और रोलिंग फ्रिक्शन कम लगाना पड़ेगा। यहां भी समझ लीजिए, मैं यहां पे एक फ्लैट सरफेस लेता हूं, तो फ्लैट सरफेस का जो ये रेडियस ऑफ रोलिंग है ये कितना है, इन्फिनिटी है डियर स्टूडेंट्स। और अगर ये गड्ढा बहुत ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए ये गड्ढा इतना ज्यादा हो गया, तो इसका जो रेडियस है वो बहुत छोटा सा है, रेडियस जो है कंपैरेटिवली काफी कम है। तो ऐसी स्थिति में जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट मैंने दिया है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी कम है, वहां पे ये जो माउंट और बम्प है ये बहुत ज्यादा बनेंगे, माउंट या डिप्रेशन है बहुत ज्यादा बनेंगे। और अगर मेरा रोड सरफेस है कैसा है, प्लेन है, आर मेरा इंफिनिटी है, तो ऐसी स्थिति में माउंट और बम्प एक तरीके से बनेंगे ही नहीं। जब माउंट और बम्प बनेंगे ही नहीं तो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन होगा ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा लॉ है वो हम लोगों ने यहां से पिक किया हुआ है और इसको बताया हुआ है, रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द रोलिंग। यही बात मैंने ऊपर समझाई। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r,
या FR equals to mu r capital R upon small r, where mu r is the coefficient of rolling friction and r is the normal reaction, capital R is the normal reaction and small r is the radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? ये जो माउंट और डिप्रेशन बन रहा है इसका। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट यहां से आप लोग इसको कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यहां पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, ये हमें पता लगेगा तब जब हम ये न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। तो वी हैव टू ट्राई दिस न्यूमेरिकल। इसके बाद में कुछ एक दो न्यूमेरिकल और भी होंगे तो मैं कहूंगा वो असाइनमेंट में आप लोग करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, जितना बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं, सॉल्यूशन बड़ा आसान सा है। देखिए क्या है, A mass of 4 किलोग्राम rest on a horizontal plane। क्वेश्चन कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप जो है ना अपने दिमाग में एक डायग्राम बनाइए। जो आपको दिमाग में डायग्राम बनाना है वो मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, इसके ऊपर आपने एक 4 किलोग्राम का वेट रख दिया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 ये फोर्स लगेगा, जिसको आप लोग mg के नाम से जानते हो नीचे की तरफ। उसने इतना कहा और आपने बना दिया। On a plane, the plane is gradually inclined until an angle of 15 degree। अब इस प्लेन को ऐसे करके ऊपर उठाया। कब तक उठाया? ये नीचे वाला तो ऐसे ही बना दिया। ये जो मेरा प्लेन था इसको मैंने ऊपर उठाया, बॉडी मेरे उसके ऊपर ऐसे ही रखी रहेगी, और ये उठाया मैंने 15 डिग्री तक। कहां तक उठाया बच्चों? 15 डिग्री तक, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। विद द हॉरिजॉन्टल द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड। अब देखिए इस केस में जो इसका mg है वो तो ऐसे ही काम करेगा। ये कितना था? 4 into 9.8 था। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन पहले ऐसे ऊपर लग रहा था, दैट वाज अ नॉर्मल रिएक्शन। अब वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस? अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू tan of phi। यहाँ पे क्या है भैया, tan phi है मेरा 15 डिग्री, तो मेरा आंसर खत्म, म्यू इक्वल्स टू tan 15। कहानी खत्म। अब tan 15 की वैल्यू 0.27 होती है, ये लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप अपना आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब कोई कहेगा जी 4 into 9.8 की जरूरत यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करके चेंज हो रहा है, ये बताने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल फैक्ट है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है अगले क्वेश्चन में पड़े या उससे अगले क्वेश्चन में पड़े। तो आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे आपके दिमाग में पिक्चर बनती चली जानी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर फॉर्मूला लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज प्लेस करनी है और अपना आंसर प्लेस करना है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने प्लेस कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल आपको घर से करके लाना है। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, आपके एग्जाम में दोनों ही न्यूमेरिकल में से कोई भी आ सकता है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है, आप नहीं कर पाते हैं, आंसर आना दैट्स अनदर थिंग। बच्चों आंसर तो कहीं से भी मिल जाएगा, तो आंसर के लिए आपको नहीं दौड़ना, आपको दौड़ना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या नहीं, सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद या सॉल्यूशन पढ़ने से पहले। अगर सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आई एम ए गुड टीचर। अगर आप सॉल्यूशन पढ़ने के बाद उसको समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, समझ में आ गया, चलेगा। कहीं थोड़ी सी आपकी कमी थी, इसकी वजह से आप नहीं उसको कर पाए। अब सॉल्यूशन पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो मेरे अंदर कमी है, जो मैंने आपको सही से लेक्चर डिलीवर नहीं किया, या फिर आपके अंदर कमी है कि आपने पूरे लेक्चर को तरीके से न देखा न सुना। तो बच्चों टारगेट ये है कि हमारा न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। सॉल्यूशन करना, आंसर निकालना, ये मोटिव बहुत बड़ा नहीं है। बड़ा मोटिव ये है कि हम समझ के अंडरस्टैंडिंग में डाल के इन सब चीजों को करें। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर जो आसान क्वेश्चन होता है खुद करा देते हैं, मुश्किल वाला हमें छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों को एक बार करा चुका हूं, उसमें थोड़ा सा चेंज है, वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा था, यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस। आधा क्वेश्चन है जो आज के कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगाना है, तो आई होप सो आप लगाएंगे। नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, या इंडिविजुअली आकर के अपने डाउट को मेरे से यहां शेयर करके चले जाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।